आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे एक 18वीं सदी के सबसे रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं और मैं आपको पहले बताऊंगा कि उस व्यक्ति के पास ऐसी कौन सी मनोवैज्ञानिक क्षमता थी और उस मनोवैज्ञानिक क्षमता से वो क्या क्या काम किया करता था। और दूसरी बात ये बताऊंगा कि वह अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमता से विशेष करके स्त्रियों को अपने प्रेम जाल में कैसे फंसाया करता था। और तीसरी उसकी साधना पत्ती के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में। 18वीं सदी में रूस में एक रास्पुतीन नाम का व्यक्ति हुआ। ये बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति था, मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से परिपूर्ण था। इसके मस्तिष्क के विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे थे कि किसी भी व्यक्ति को अपनी स्पर्श या दृष्टि से प्रभावित कर सकने में सक्षम था। यहां तक कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी को भी अपने स्पर्श और दृष्टि डाल के ठीक कर लेता था। अर्थात कहा जाए कि यह व्यक्ति यूनिवर्स से ऐसे क्वांटम फील्ड अपनी मानसिक ऊर्जाओं के माध्यम से क्रिएट करता था और व्यक्ति की ओर संप्रेषित करके उसकी बीमारियों को ठीक कर लेता था। कहानी कुछ इस तरह से कहती है, कहानी नहीं वास्तविकता कुछ इस तरह से है कि रूस के उस वक्त के जार निकोलस द्वितीय और उनकी वाइफ एलेक्जेंड्रा के एक पुत्र थे और वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहा करता था। विभिन्न प्रकार के चिकित्सा पद्धति से गुजरने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो किसी ने सम्राट को रास्पुतीन के बारे में बताया। रास्पुतीन महल में आया और कुछ ही दिन तक उस बच्चे को स्पर्श चिकित्सा दिया या वो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति दिया, जिससे बच्चा स्वस्थ हो गया एक जादुई तरीके से। और इसकी इस जादूगरी, इसकी रहस्यमय विद्या से उस महल के लोग और उस वक्त के रूस के सारे लोग प्रभावित हुए। और उस वक्त में इस व्यक्ति को काफी ऊंचे श्रेणी के व्यक्तियों के स्थान में रखा गया। यहां तक कि रूस के जार और जारीना इसके हर बातों को मानते थे, हर बातों को मानते थे। और जिसके फलस्वरूप कहा जाता है कि इसे जार की पत्नी जारीना से भी प्रेम था। और इसकी प्रेम कहानियां जारीना के साथ आज भी रूस में बहुत प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। और इसे रूस में लव मशीन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अपने जीवन में इसने बहुत सारी स्त्रियों को अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमता से, अपनी मानसिक क्षमता से अपने वश में किया था और उसके साथ प्रेम के नाम पे दुर्व्यवहार किया या अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी भी किया इसने। अब जानते हैं कि इस व्यक्ति के पास जो मनोवैज्ञानिक क्षमता थी वो स्त्रियों को कैसे प्रभावित करता था। इस व्यक्ति के पास एकाग्रता की अद्भुत विलक्षण गुण था। आगे इसकी साधना पद्धति के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आपको स्पष्ट होगा कि किस तरह की साइकोलॉजिकल क्वालिटी इस व्यक्ति में था, किस तरह की मनोवैज्ञानिक सिद्धि इसने प्राप्त कर रखी थी। इस व्यक्ति के पास एकाग्रता, ऑर्डिनरी एकाग्रता की बात नहीं कर रहा, एक मैं काफी उच्च स्तर की एकाग्रता की बात कर रहा हूं। और उस एकाग्रता की शक्ति इस व्यक्ति के पास बहुत ही अदम्य था, बहुत ही अद्भुत था। अपनी मस्तिष्कीय तरंगों को इस तरह से घनीभूत करता था, इस तरह से केंद्रित करके किसी स्त्री के इस इरोटिक जोन्स पे फोकस करता था। मैं इस बारे में जरा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह एक खतरनाक रहस्यमय विद्या है, ये मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। मैं बहुत ही सतही तरह से आपसे बात करूंगा कि अपनी मानसिक तरंगों को घनीभूत करके किसी स्त्री के इरोटिक जोन्स पे फोकस करता था और उसके इरोटिक जोन्स को एक्टिव करता था। उसके बाद वो स्त्री के मस्तिष्क में विचार इम्प्लांट करता था, जिससे वो स्त्री उसकी ओर खींची चली आती थी। अब आते हैं तीसरे चरण पे कि इसने कौन से साधना पद्धति अपनाई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने भारत, तिब्बत, ईरान तक की यात्रा की, कई भिक्षु, लामा और संत से उस वक्त अपने जीवन काल में मिला, जीवन के प्रारंभिक अवस्था में मिला। और यह संभव है कि इसने भारत के त्राटक विज्ञान और सम्मोहन विज्ञान पे महारत हासिल की। और विशेष करके
कहा जाता है रास्पुतीन के बारे में कि कभी कभी अब स्वयं से बातें करते रहता था, स्वयं से बातें करता था, कुछ उच्चारण करते रहता था, कुछ बोलते रहता था। इसलिए लोग इसे पागल समझते थे, सनकी समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। वो कोई तिब्बती मंत्र का जप करता था और उस मंत्र शक्ति के माध्यम से यूनिवर्स शक्तियों को कलेक्ट करता था और उसमें अपनी मानसिक शक्ति को, साइकोलॉजिकल पावर को ऐड करके किसी व्यक्ति की ओर संप्रेषित करता था, उसे अपने बस में करता था, उसकी बीमारियों को ठीक करता था, अपनी ऐच्छिक कार्य जो करवाना वो चाहता था वो करवाता था। वो मंत्र का जप करता था। एक तिब्बती मंत्र उसके हाथ लगी थी जो उसकी एकाग्रता को बढ़ाती थी, उसकी मस्तिष्क के परमाणुओं को एकत्रित करती थी ताकि इस यूनिवर्स से वो सूक्ष्म एनर्जी को ले सके और किसी और की ओर संप्रेषित करके उसके भाव और उसके विचार और उसके व्यवहार को बदल सके। तो किसी उलूल जुलूल बातें नहीं बकता था, वो एक तिब्बती मंत्र उसके हाथ लगा था। दूसरी चीज कि वो भारतीय प्राचीन विद्या त्राटक और सम्मोहन में भी पारंगत हासिल किया था। चाहे जहां से भी जैसे भी उसे मिला हो, पर इस विद्या में उसने पारंगत हासिल किया था। और इसी विद्या के निरंतर साधना करके ही उस व्यक्ति ने अपने मन की, मस्तिष्क की, अपने अंदर की साइकोलॉजिकल क्षमता का इस स्तर तक विकास किया कि उसके लिए किसी व्यक्ति को अपने बस में कर लेना, किसी को अपनी ऐच्छिक कार्य करवा लेना, किसी की बीमारियां को स्पर्श, कुछ दिनों के स्पर्श से ठीक कर लेना बहुत ही सामान्य बात था उसके लिए, बहुत ही सामान्य बात था। और दूसरी चीज उसके बारे में एक और चीजें और पता चलता है कि वो विशेष प्रकार की मुद्राएं बनाता था, हाथों की मुद्राएं बनाता था। जी हाँ, इसके पीछे भी साइंस यही था कि वो उस मुद्राओं के माध्यम से, मैं आपको पीछे एक वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो हमारा उंगलियां हैं ये रिसेप्टर्स हैं, यूनिवर्स से एनर्जी को खींचने में सक्षम है और रिलीज करने में भी सक्षम है और खींच करके किसी एक की ओर छोड़ने भी सक्षम है। हाथों की उंगलियां एक रिसेप्टर्स का काम करती है और वो ऐसी भाव भंगिमा बना करके संभवतः मंत्र शक्ति के द्वारा वो ऊर्जा क्रिएट करता था और वो ऊर्जा क्रिएट करके एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा क्रिएट करता था और उस ऊर्जा को क्रिएट करके किसी अमूक व्यक्ति की ओर छोड़ता था और उसे अपने बस में कर लेता था। यही उसकी साधना पद्धति थी। उसकी साधना पद्धति का मूल मंत्र एक ही था, मूल केंद्र एक ही था, एकाग्रता और सम्मोहन। एकाग्रता का विज्ञान ऐसा अद्भुत विज्ञान है जो आज तक भी रहस्य बना है, आगे भी रहस्य बना रहेगा। एकाग्रता की जितनी ट्रिकें आपको बताई जाती है वो सब व्यर्थ बताई जाती है, मूल चीजें आपसे छुपाया जाता है। क्योंकि एकाग्रता एक वैसा साइकोलॉजिकल स्टेट है, मनोविज्ञान में एकाग्रता की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर इस एकाग्रता को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लिया तो आप बहुत ही अलग तरीके की मनोवैज्ञानिक क्षमता विकास करेंगे और बहुत ही ऐसे ऐसे काम कर लेंगे जो सामान्य इंसान के लिए जादू लगे। तो आज बस इतना ही। आशा करता हूं कि इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने अंदर की मनोवैज्ञानिक क्षमता को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव काम के लिए यूज किया गया। इसकी मृत्यु भी एक रहस्य है, ये भी आप जानिए। जब इसे मारा गया तो इसे साइनाइड नाम का जहर दिया गया और इतनी मात्रा में जहर दिया गया कि उस जहर से हजारों लोगों की जान जा सकती थी। फिर भी इसने अपनी मानसिक क्षमता के आधार पे, मनोवैज्ञानिक क्षमता के आधार पे उस जहर को अपने जिस्म में रिएक्ट करने से रोका। उसके बाद इसे 20-22 गोलियां भी मारी गई, फिर भी यह उठ खड़ा हुआ, उठ बैठा। अंत में इसे पत्थर में बांध करके तालाब में डाल दिया गया। तो 2 घंटे बाद इसकी लाश मिली तैरते हुए कहीं। डॉक्टरों ने ये जब इसकी लाश की जांच पड़ताल की तो पाया कि रास्पुतीन की मौत ना जहर से हुई है, ना साइनाइड से हुई है और ना गोली लगने से हुई है। इसकी मौत पानी में डूबने से हुई है और पानी में 2 घंटे डूबे हुए भी ये जिंदा रहा है। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में इतनी अदम्य मानसिक क्षमता, इतनी अद्भुत एकाग्रता, एक मिसाल था रास्पुतीन। लेकिन दुर्भाग्य कि उसने हमेशा गलत चीजों के लिए उपयोग किया और उसकी लाशों का जब परीक्षण किया गया तो पाया गया कि यह पानी से मरा है और वो लाश को अंतिम सांस तक खुद को पत्थर से खोल के अलग कर लिया था। और अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमता का इतना निगेटिव इसने यूज किया था कि रूस के प्रथम युद्ध में हार का एक कारण भी बना था।
क्योंकि इसकी विद्या सिर्फ कुछ गिने चुने व्यक्तियों पे काम करता था, कुछ 10, 5, 20, 25 लोगों के समूह पे ही काम करता था। इसके अंदर हिटलर की तरह मनोवैज्ञानिक क्षमता नहीं था कि पूरी एक समूह को हिप्नोटाइज करे, पूरे एक समूह को प्रभावित कर सके। कभी मैं आपसे हिटलर के बारे में भी बात करूंगा कि उसके अंदर कौन सी मनोवैज्ञानिक क्षमता थी। लेकिन रास्पुटिन कुछ समूहों को प्रभावित करता था, लेकिन जार के पूरे परिवार, उसके पूरे प्रशासन तंत्र इस तरह इसके मुरीद थे कि हर बातों को इसकी सर आंखों पर रखते थे। और यह सिर्फ महारत था कुछ व्यक्तियों के गिने चुने समूह को सम्मोहित करने में, न कि पूरे व्यक्तियों के समूह में, जिसकी वजह से, इसकी नीतियों की वजह से रूस की प्रथम युद्ध में हार हुई। और किसी धोखे से नहीं कहा जाए, इसके बुरे कर्मों के परिणाम बस इसे यह दर्दनाक मृत्यु दी गई, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो इसने आध्यात्मिक शक्ति तो बहुत प्राप्त किया, मंत्र शक्ति, सम्मोहन शक्ति, एकाग्र शक्ति की साधना करके, लेकिन इसने सिर्फ अपनी शक्तियों को, अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को पूरा करने में लगाया, स्त्रियों को सुख लेने में लगाया, अपनी कुछ अहंकार को पूरा करने में लगाया। तो आशा करता हूं आप समझे होंगे। आज का बस इतना ही, क्योंकि मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं ताकि आप जान सके मन के बारे में, मनोविज्ञान की पावर के बारे में, कि मनोविज्ञान को अगर जाना जाए तो इंसान के अंदर ऐसी ऐसी संभावनाएं खुलती है जो आप भी पा सकते हैं अभ्यास करके, और सही दिशा में पा सकते हैं। तो मेरा म्यूटेंट स्कूल चैनल का यही लक्ष्य है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।